भगत सिंह को जब याद करता हूं, आज जब उन्होंने हमें उस रथ में चढ़ाया, तो मैंने उस साथी से कहा कि वो गाना बजाना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये गाना एक बार मैं जेल में था, विधायक जी, 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हुआ, बहुत सारे बच्चों पे मुकदमे लगे, 17 बच्चों की शहीदी हो गई। मैं जेल में कुछ कर नहीं पा रहा था, तो मैंने कहा क्या करूं, तो मैंने सोचा कि चलिए गांधी जी के तरीके से लड़के देख लेते हैं। मैं भूख हड़ताल पे चला गया, जेल में और कोई रास्ता नहीं था, अपना विरोध दर्ज कराना था। तो 8 दिन हो गए मुझे भूख हड़ताल। वो रोज अखबार में छपवा देते कि चंद्रशेखर तीनों टाइम खाना खा रहे हैं। कहीं ना कहीं से मेरे परिचित अखबार की कटिंग मुझे लाकर देते कि देखो आज ये छपा है। बाहर लोग आंदोलन कर रहे थे, मैं उस आंदोलन का साझेदार बनना चाहता था बस। तो मैंने अपने अधीक्षक से कहा कि सर, उन्होंने कहा चंद्रशेखर कोई मांग हो तो बताओ। मैंने कहा एक ही मांग है, आज आप मुझे लेजेंड ऑफ भगत सिंह दिखवा दो। तो अधीक्षक मुझसे कहने लगे कि बिना उसको देखे तुमने हमारी नाक में दम कर रखा, उसको देख के जो है तुम और पक्का संकल्प कर लो। हम कहां जाएंगे भाई, हम नहीं दिखाएंगे। भगत सिंह केवल एक नाम नहीं है, भगत सिंह एक विचार, और जिसने वास्तविकता में शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ा है, मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। इसलिए मैंने कहा कि वो गाना बजाओ, और मैं पूरे रास्ते उसको सुनता आया, क्योंकि मैंने उनको जब पढ़ा और उनकी एक एक बात में क्या दम था। उन्होंने अपनी मां से कहा क्रांतिकारी होते हुए कि जब मुझे मिलने आओ आखिरी बार रोना मत, वरना लोग ये कहेंगे कि एक क्रांतिकारी भगत सिंह की मां रो रही, मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। जब उनके पिता ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को खत लिख दिया कि इनकी फांसी की सजा माफ कर दी जाए, तो वो अपने पिता से लड़ बैठे और उन्होंने अपने पिता से कहा कि आज आपने मुझसे मेरे साथ धोखा किया है, मेरे आंदोलन के साथ। आज आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। आपको कोई अधिकार नहीं मेरी लड़ाई को कमजोर करने का। मैं अंग्रेजों के सामने झुकूंगा नहीं किसी भी कीमत पे। आप मेरे पिता होके आप उनके आगे माफीनामा भेज रहे हो, आप उनसे मेरे लिए मदद मांग रहे हो कि मुझे माफ कर दे। मैं किसी कीमत पे माफी स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने फांसी का तख्त इसलिए अपने लिए तय किया है कि मेरे जाने के बाद लोग जाग जाएं। भगत सिंह को जैसा मैंने कहा कि भगत सिंह एक विचार थे, आज के नौजवानों में वो विचार कम दिखाई देता है, क्योंकि संकल्प नहीं है। थोड़े थोड़े अभाव में, थोड़े थोड़े साधनों पे हम अपने आंदोलन को कमजोर कर देते हैं। आप सोचिए, अगर वो विचार शक्ति के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ होता, अगर वो आंदोलन संघर्ष के रूप में मजबूत नहीं हुआ होता, तो क्या आज अंग्रेजों से गुलाम आजादी हम लोग ले पाते? क्या इस समानता के साथ ये टेंट लगा के हम अपनी बात को रख पाते? ये इसको संभव करने के लिए बलिदान देना पड़ा है। इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप ये सोचते हो कि नारे लगाने से आजादी आ जाएगी, नहीं आएगी। नारे लगाने से कोई आजादी नहीं आएगी। हाँ, अगर नारे में सच्चाई हो, लगाने वाला ईमानदार हो, तो वो नारा जिसके कान तक जाएगा, उसको कम से कम उसके कान में सुसराहट पैदा होगी कि किसी बात पर चर्चा हो रही है। मैं लगातार आंदोलन में रहता हूं, इसलिए रहता हूं, मैं जानता हूं कि ये सरकारें आंदोलन से डरती नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग जागते रहें। आंदोलन चलेगा, 13 महीने किसान बैठे रहे बॉर्डर पे, झुक भी सकता है, तानाशाह भी झुक सकता है, अगर झुकाने वाले सच्चे और ईमानदार हो। आपके हौसले की दाद दूंगा किसान नेताओं। आपने देश के प्राइम मिनिस्टर को बता दिया कि लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान की यात्रा में आया, और एक आज जो बीता है मेरे ऊपर, मैं जब निकलता हूं अपने लोगों के बीच में, उनकी आंखों को देखता हूं, जब वो मेरे हाथों को छूते हैं, उनके एहसास को देखता हूं। हाथ का छूना एहसास बताता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। जब वो मुझे छूते हैं तो ऐसा एहसास पैदा होता है कि वो बहुत उम्मीद लेके बैठे हैं मुझसे कि शायद चंद्रशेखर के जरिए हमारी जिंदगी में बदलाव हो जाए। आज मैं जब आपके प्रोग्राम में आ रहा था, मैं कह रहा था रुकना मत, कहीं देर हो जाएगी। देर हो भी गई, लेकिन एक जगह ऐसी स्थिति आई
ककहरी है कुछ ऐसी एक जगह पड़ती है, वहां 150-200 महिलाएं, हमारी माए बहनें बिल्कुल गाड़ी के सामने खड़ी होगी और कहने लगी कि उतरना पड़ेगा। अब मैं नौजवान भाइयों को तो समझा लेता हूं, डांट भी लेता हूं, लेकिन माओ के आगे क्या कहता। तो मैं उतर गया और उतरने के लिए जैसे मैंने गाड़ी खिड़की खोली तो एक माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा कि वहां चल। अब बेटा होने के नाते मैं उनसे क्या कहता, मैं चला गया, मेरा समय भी लगा, लेकिन मैं फिर ये समझता हूं कि जब वो मुझसे लिपट रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे और एक दर्द तकलीफ जो मैं महसूस करता हूं कि भले ही मैंने उसकी कोख से जन्म ना लिया हो, लेकिन मैं मानता हूं कि उसने मुझे बेटे से ज्यादा प्यार दिया। जिस बेटे को वो कोख में पाल के पैदा करती उससे ज्यादा, और जाते जाते भी वो पगड़ी मेरे सर पे रख के गई, जो पगड़ी मैंने उनको दे दी थी, कहने लगी कि बस हमारा ध्यान रखना, भूल मत जाना। उनकी ये बात मेरे लिए एक सीख भी थी कि बहुत सारे लोगों ने उनसे बहुत से वादे करके उनको भुला दिया है, बहुत सारे लोगों ने उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ की है, बहुत सारे लोगों ने उनके साथ धोखा किया, बड़ी बड़ी बातें की और फिर अपना मतलब निकाल कर चलते बने। ये समाज बड़े लंबे समय तक ठगा गया है और इसलिए समाज में जो है ये आदमी को बहुत देर तक देखता परखता है, फिर फैसला लेता है। मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, अभी मुझ पे गोली चली, गोली इसलिए चली क्योंकि यहां नेताओं की जबान बंद रखने के लिए सरकार के पास सरकारी मशीनरी है, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, एनआईए है, झूठे मुकदमे, जेल है। और मेरी पहचान ही इस बात से है कि मैं जेल से नहीं डरता, मैं मुकदमों से नहीं डरता। और मैं एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं, मैं अपनी ताकत को समझता हूं। और क्योंकि मैंने आंदोलन देखे, आंदोलन को विनाश होते देखा, आंदोलन को विचारधारा को बदलते देखा, बड़े बड़े दल को बहुत डाउन होते देखा, तो मैंने ये भी एहसास किया कि किन कारणों से आंदोलन कमजोर होते हैं। उन सब चीजों से मैंने सीख ली है, इसलिए मुझे रोक पाना इन हथकंडों के से आसान नहीं, इसलिए मेरे ऊपर गोली चलाई। आपका प्यार आशीर्वाद था कि मैं आपके बीच में हूं, लेकिन मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, एक गोली नहीं 1000 गोली भी अगर चलेंगी और जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, मैं पूरी ईमानदारी से इस गुलामी की बेड़ियों काटने के लिए लड़ता रहूंगा। मैं इसको आजादी अभी नहीं कहूंगा, आजादी तब होगी जब गरीब को भी अमीरों जैसे अधिकार और स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा, जब हर घर खुशहाल होगा, नौजवानों के पास आगे बढ़ने के रास्ते होंगे, अच्छी शिक्षा होगी, रोजगार होगा, अच्छा बीमार होने पर अच्छा इलाज मिलेगा, सुख सुविधाओं का जीवन होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी कि गरीब को भी कर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर सम्मान मिलेगा और जाति भी समाज बनेगा भारत। तब जाके जो है जैसी कल्पना हमारे महापुरुषों ने की, जैसी कल्पना आजादी के परमाणुओं ने की, ऐसा भारत जब बनेगा। मैं इस मंच से घोषणा करता हूं कि मैं इस बार अमरा राम जी को विधानसभा में देखना चाहता हूं और अमरा राम जी को ये भी कहता हूं, मैं आपको चुनाव लड़ाने, आपके लिए वोट मांगने के लिए आऊंगा, मैं आपको विधानसभा में छोड़ूंगा इस बार गए बगैर। मैं अपने साथियों से भी कहूंगा, उस विधानसभा में जहां लड़ते हैं, क्या नाम है अध्यक्ष इसका, दाता रामगढ़ में आपका दोस्त रहता हो, रिश्तेदार रहता हो, भाई रहता हो, साथी रहता हो, उन सबसे कहना कि इनके पीछे खड़े होकर इस बार इनको विधानसभा तक, जयपुर तक छोड़ के आना है। क्योंकि हम लोग वोट इसलिए देते हैं कि नेता जाके हमारी बात रखेगा, लेकिन आजकल नेता इसलिए आते हैं, इसलिए चुनाव जीतते हैं कि पैसे से पैसा कमा सके। आज की राजनीति में पैसा हथियार हो गया है, व्यक्ति आता है, पैसे खर्च करता है, फिर पैसे से पैसा कमाता है और जनता के मुद्दे वहीं के वहीं रह जाते हैं, इसलिए लोग ठगे गए हैं। मैं अपने लोगों से भी कहूंगा, वोट का अधिकार गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है, वोट का अधिकार बेकदरी के लिए नहीं मिला है। और राजस्थान में क्या हाल है, 2 अप्रैल 2018 आपने देखा, और केंद्र की सरकार क्या कर रही है आप देख लो, धीरे धीरे संविधान को खत्म करने का काम कर रही है, धीरे धीरे संविधान के मूल उद्देश्य को कमजोर करने का काम कर रही है। पहले नौकरियां आती थी, अब नौकरियों के नाम पे झुंझुने हैं, अब लेटरल एंट्री है, अब ठेकेदारी है, संविदा के नाम पे अपने लोगों को, विधायकों को, मध्य प्रदेश में मैं था, विधायकों के रिश्तेदार, मंत्रियों के रिश्तेदार सब नौकरी लग गए।
और गरीब के बच्चे लाइन में खड़े रह गए। और यहाँ बसों में बैठ के पेपर लीक होते हैं, पूरी की पूरी बस अपनी बना के और उसमें बैठ के गरीबों के अधिकारों को, नौजवानों के अवसरों को कुचला जाता है। और जुल्म क्या हुआ है आप बेहतर जानते हैं। यहाँ विपक्ष नहीं है अध्यक्ष जी, यहाँ विपक्ष नहीं है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष होना चाहिए, सत्ता तानाशाह ना हो, लेकिन यहाँ विपक्ष नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जब दलितों पे, आदिवासियों पे, पिछड़ों पे और माइनॉरिटी में अत्याचार होता है, आप विश्वास कीजिए कि अगर कांग्रेस की सरकार में होता तो बीजेपी के लोग बैठ के तमाशा देखते हैं, और बीजेपी की सरकार में होता है तो कांग्रेस के लोग बैठ के तमाशा देखते हैं। ये विपक्ष नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। मैंने बहुत सारी घटनाएं देखी। आपको इंद्र मेघवाल याद होगा, आपको जितेंद्र मेघवाल याद होगा, आपको कार्तिक भील याद होगा, आपको ओम प्रकाश रैगर याद होगा, आपको नासिर जुनैद याद होंगे। आप ये बताओ, नासिर जुनैद को यहां से उठा के लेके गए, मारा पीटा हरियाणा में, और फिर जब पुलिस ने भी मना कर दिया कि इनको हम नहीं रखेंगे, फिर उन दोनों बच्चों को, वो हमारे भाई थे, उनको जला के मार दिया। मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल खबर नहीं हुई। हमने पूरे राजस्थान में आंदोलन कराया, पूरे हरियाणा में आंदोलन कराया, पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन कराया, उत्तराखंड में आंदोलन कराया। फिर मुख्यमंत्री जी को लगा कि जिनको गुलाम समझते हो मुस्लिम समाज के लोगों को, ये वोट बैंक ना खिसक जाए, फिर भागे भागे गए कि मैं भी तुम्हारा कुछ लगता हूं, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर वास्तविकता में विपक्ष होता तो सरकार की नाक में दम कर देता। 2 बच्चों की हत्या हुई थी, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कुछ अमन सिटी में जो हुआ, आपने देखा किस तरह तमाशबीन बने हुए थे। पहले जाति देखते हैं अपराधियों की, फिर ये देखते हैं कौन सी पार्टी जुड़ा है, उसके बाद आते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो मजाक आपके साथ चल रहा है, इस मजाक को आपको रोकना पड़ेगा, और ये ताकत आपके हाथ में है। बस जनता ये नहीं सब जान पाती या इस बात को समझने में कमजोरी दिखाती है। उनको लगता है नेता बड़ा है, और मैं ये कहता हूं कि लोकतंत्र में जनता बड़ी है। जनता चाहे तो भगीरथ जर्नल साथी को विधानसभा भेज दे, और अगर जनता चाहे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को विधानसभा में घुसने भी ना दे। ये जनता के हाथ में है। जनता पता नहीं अपने आप को क्यों कमजोर समझती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके पास वोट की शक्ति है, वोट 2 धारी तलवार है। अगर आपने अपने व्यक्ति को दी जो आपका हित चाहता है, जो आपके लिए लड़ रहा है, तो वो विधानसभा में भी आपके लिए लड़ेगा और आपकी समस्याओं का सलूशन कराएगा। और अगर आपने किसी भी लाभवश, किसी भी सुविधावश, किसी की बातों में आपके ऐसे व्यक्ति को दे दी जो विचार से भी आपके साथ ना हो, व्यक्तिगत भी आपके साथ ना हो, कुछ ही समय का मित्र हो, तो फिर 5 साल रोने के लिए, चिल्लाने के लिए, तड़पने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपको अपने 5 साल के भविष्य का फैसला करना है तो अगले 2 महीने मेहनत करो, एक वोट को तैयार करो, वोट को संगठित करो, और एकजुट होके अपने अधिकारों के लिए वोट दो। फिर देखो आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। 52% पिछड़ा वर्ग